Welcome to Mindful Heaven Psychological Organization. I am Sadaf Zahur, clinical psychologist and head of clinical department at Mindful Heaven Psychological Organization. साइकोलॉजिकल असेसमेंट का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और आपको स्क्रीन पर एक आउटलाइन शो हो रही होगी। इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमने ये तमाम टेस्ट इस कोर्स में कवर करने हैं। आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम क्लासेस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हमने जो टेस्ट कवर करना है वो है हाउस टी% टेस्ट। अच्छा, मैंने आप सबको मैसेज किया था कि आप जो है वो अपने पास एक हाउस ट्री और पर्सन जो है वो ड्रॉ करके रख लें। उसका मकसद ये था ताकि आपके पास हो तो जब मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताऊँ आपको थोड़ी आसानी हो जाए, अंडरस्टैंड करने में आपके पास एक चीज़ मौजूद होगी तो आप उसको अंडरस्टैंड करने में जो है वो आपकी हेल्पफुल होगी, अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। और जो टास्क लास्ट क्लास का था वो मुझे किसी ने भी शेयर नहीं किया। टास्क जो है वो आप सबके अपने ही फ़ायदे के लिए होता है कि आपको प्रैक्टिकल से आपको एक चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं की तो ऐसे इसकी कोई जो है वो नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। जो घर में भी मुझे बेशक ना शेयर करें, बस आप घर में ही प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका जो आप 1 घंटा बैठ के सुनते हो उसका जो है वो पर्पस फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो आज हम अपना जो है वो हाउस टी% जो है वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हाउस टी% जो है हमारे पास, हम पहले देखते हैं कि HTP होता क्या है, ठीक है। तो HTP जो है ये हमारे पास एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये कैसा टाइप ऑफ टेस्ट या एग्ज़ाम होता है जिसमें हमारे पास टेस्ट कर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है या हमारे पास हमें एक एम्बिगुअस, एब्स्ट्रैक्ट और अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑफन इसमें हमारे पास पिक्चर्स होती हैं और ड्राइंग्स होती हैं, यानी कि हमारे पास ये हमें एक प्रोजेक्टिव असेसमेंट है। ये हमारे पास जो है वो एक पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, अगर हम जानना चाहते हैं कि इंडिविजुअल की कैसी पर्सनैलिटी है, उसको असेस करना चाहते हैं, उसके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम जो है वो ये HTP यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। इसमें हम एक पर्सन को कहते हैं कि हमें एक हाउस ड्रॉ कर दें, एक ट्री ड्रॉ कर दें, एक पर्सन ड्रॉ कर दें, वो उनकी जो ड्राइंग होती है उसे हम मेजर करते हैं कि इस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर हम इसका छोटा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमारे पास HTP जो है इसको जो डिज़ाइन किया गया था वो जॉन बक ने किया था, ठीक है। और ओरिजिनली ये जो जॉन बक का HTP का मैनुअल था, जो ओरिजिनली ये जिस वर्क पे बेस करता था वो गुड इनफ का जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का स्केल था ना, ये सारा उस पे ओरिजिनली बेस्ड करता था। इसको जॉन बक ने जो है वो 1948 में डेवलप किया था और फिर इसको फर्दर जो है वो 1969 में अपडेट किया था। अच्छा, अब जो हमारे पास HTP होता है ना, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेजरमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वांटिटेटिव जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है वो फिर सब्जेक्टिव जो हमारे पास यूज़ होती है, इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी मेजरमेंट वो सब्जेक्टिव होती है, तो हम सब्जेक्टिव मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसकी नेचर की बात करें, इसमें देखें कि हमारे पास पर्पस क्या होता है HTP का, तो जो हमारे पास प्राइमरी पर्पस है HTP का वो है कि हमने पर्सन की पर्सनैलिटी को उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को मेजर करना होता है, ठीक है। तो किसके थ्रू, जो वो ड्राइंग्स बनाते हैं और जो हमें क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करके हम डिफरेंट पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को मेजर करते हैं। अगर हम इसमें हमारे पास अगर आगे हम बात करें तो अगर डिस्क्रिप्शन की, तो हमारे पास HTP जो है ना, ये हम 3 ईयर की एज से लेकर आगे फर्दर एज तक, अडल्टहुड तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बच्चों के साथ, चिल्ड्रन के साथ भी यूज़ हो सकता है, अडल्ट्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो क्या रिक्वायर हुई है कि एक टेस्ट टेकर है, उसने
ड्रॉ करनी होती हैं। और यहाँ ये करते हैं जिनको कोई डैमेज होता है या और कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है। अब टेस्ट इस पूरा जो टेस्ट टेकर उसको टाइम हाउस ट्री और पर्सन ट्री ड्रॉ करने में वो एवरेज टाइम जो है वो 3 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम एक को ड्रॉ करने की बात करें, हाउस को ड्रॉ करने की, तो हमारे पास जो है वो 25 से 30 मिनट लगते हैं। और हमारे पास जो है वो इसमें जो है अगर जो इंडिविजुअल सही है, जिसका फंक्शनिंग सही फंक्शनल लेवल सही है, उसको किसी किस्म की कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, उसका पर्सनैलिटी एस्पेक्ट भी सही है, तो इनसे इससे कम टाइम भी ले लेता है, ठीक है। और अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि उसको जो है वो कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है या उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो कोई उसका एस्पेक्ट उसमें किसी किस्म का इम्पेयर्ड पार्ट है, उसका एस्पेक्ट जो है वो उसमें वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जो हमारे पास साइकोसिस के पेशेंट होते हैं, चाहे वो बाइपोलर के साथ हों, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के साथ हों या फिर शिज़ोफ्रेनिया वगैरह के हों, तो वो जो है वो 25 से 30 मिनट से ज़्यादा भी टाइम ले लेते हैं सिर्फ एक ही चीज़ को ड्रॉ करने को। यानी कि अगर हाउस हो तो वो भी 30 से ऊपर टाइम लगा लेंगे। अगर हम उनको जो है वो ट्री दे रहे हैं तो उसके भी 30 से 35 मिनट वो लगा देंगे। तो ये था हमारे पास इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब अगर हम इसको देखें कि इसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए जो हमारे पास एचटीपी है ना, मोस्टली उसकी जो स्कोरिंग होती है वो सब्जेक्टिव होती है और इंटरप्रिटेशन भी उसकी सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन स्कोरिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो इसलिए हमें चाहिए कि इसको जो भी एचटीपी को एडमिनिस्टर करे, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर हो वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, ठीक है। और जो ओरिजिनल इसका हमारे पास 350 पेजेस वाला मैनुअल है वो हमारे पास अवेलेबल है। टेस्ट पब्लिशर ने वो हमारे पास प्रोवाइड किया है ताकि हम उसको मद्देनज़र रखते हुए करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें और स्कोरिंग कर सकें, ठीक है। लेकिन जो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया है वो शॉर्ट मैनुअल है, तो आप उसको भी यूज़ करके जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग आप कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या हमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं, हमें व्हाइट पेपर चाहिए होता है। अच्छा, व्हाइट पेपर जो हमारे पास ए4 साइज का पेपर होता है ना, हमें उसकी ज़रूरत होती है और हमें वो 3 चाहिए होते हैं, ठीक है। एक पे हमने हाउस ड्रॉ करना है, एक पे ट्री ड्रॉ करना है और एक पे पर्सन ड्रॉ करना है। और लेड पेंसिल चाहिए होती है। और फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने एक अच्छा है जितना आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें कोई चीज़ इरेज़ करना चाहते हैं तो आप इरेज़ भी कर सकते हैं। और फिर आपने जो है वो कुछ जितना आपको टाइम आप लेना चाहते हैं आप हाउस ड्रॉ करने आप ले लें। अच्छा, इसमें ना हमारे पास इंक्वायरी क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमने हाउस ड्रॉ करवा लिया तो फिर हमारे पास कुछ इंक्वायरी क्वेश्चन होंगे, वो हम पर्सन से पूछते हैं। और जो इंक्वायरी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम जो है वो अपने डायग्नोसिस को और अपनी इंटरप्रिटेशन को मज़ीद अच्छा कर सकें। बेसिकली एक करेक्ट इंटरप्रिटेशन में और एक करेक्ट डायग्नोसिस में हमारे पास जो इंक्वायरी क्वेश्चन होते हैं वो हमें मज़ीद हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, जो पर्सन का रिस्पॉन्स होता है क्वेश्चंस की तरफ, वो हमें हेल्प आउट करता है कि हम जो है वो अच्छे से इसको डायग्नोस कर सकें। और इनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना और इनकी जो ड्राइंग्स होती है इनकी हिस्ट्री के साथ जो है वो मैच कर रही होती है। यानी कि उन्होंने हिस्ट्री में हमें जो जो सिम्टम बताए होंगे, अपनी फीलिंग्स बताई होंगी, जिस तरह की हिस्ट्री दी होगी, फिर जब हम उनसे एचटीपी करवाते हैं तो उनकी ड्राइंग और उनके इंक्वायरी क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स जो है वो आपस में मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें हमारी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमारे डायग्नोसिस भी इन क्वेश्चंस और ड्राइंग से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो है वो स्कोरिंग आ जाती है। अच्छा, एचटीपी का मैंने आपको बताया कि दोनों तरह से ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव मैनर में भी स्कोरिंग हो सकती है और सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव मैनर में भी हो सकती है, ठीक है।
जो हमारे पास स्कोरिंग होती है, उसमें हमारे पास जो है वो जो ड्राइंग की डिटेल होती है ना, उसको हम डीपली एनालाइज करते हैं, ताकि हम जो है वो इंटेलिजेंस की और उसके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट की जो है वो जनरल एक असेसमेंट कर सके। लेकिन हम जो है वो सब्जेक्टिव की स्कोरिंग क्वालिटेटिव मैनर में जो स्कोरिंग है, इंटरप्रिटेशन है, उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव होती है वो फिर कम्प्लेक्स हो जाती है। अब हमारे पास जो है वो इंटरप्रिटेशन आ जाती है। इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एचटीपी और डीएपी जो है ना, ये डीएपी का मतलब होता है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, ठीक है। तो ड्रॉ पर्सन टेस्ट जो है ना, ये हमारे पास गुड इनफ ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था, ठीक है। फिर उसकी बेसिस पे फिर हमारे पास जो है वो जॉन बक ने एचटीपी को जो है वो फिर डेवलप किया था। तो इसमें हाउस टी पर्सन में जो पर्सन की इंटरप्रिटेशन होगी ना, वही हमारे पास जो है वो ड्रॉ पर्सन की इंटरप्रिटेशन होगी। तो इस सेंस में हमारे पास जो है वो दो टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपके क्लिनिकल सेटिंग में हो, आपने ये प्रोजेक्टिव, क्योंकि हम जब भी क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं एक पर्सन की, तो हम एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं, तो फिर हमें एक साथ में प्रोजेक्टिव टेस्ट भी अप्लाई करना पड़ता है, ताकि हम उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर सकें। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप तीनों को ड्रॉ करवाएं, फिर तीनों की इंटरप्रिटेशन करें, तो आप फिर ड्रॉ पर्सन टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सिर्फ आप पर्सन ड्रॉ करके उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर सकें। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो है ये हमारे इस एक लेक्चर में 2 टेस्ट इस तरह से कवर हो जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो ये तो हाउस या पर्सन और या ट्री जो है, ये हमारे पास स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन आ जाती है। एक हमारे पास, जब हम इस इंटरप्रिटेशन की तरफ जाने से पहले ना, एक हमारे पास जर्नल इंटरप्रिटेशन भी होती है, ठीक है। जर्नल इंटरप्रिटेशन जो सरफेस फीचर्स होते हैं ना, उनकी बेस पे हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ फिगर क्या है, यानी कि क्या हमारे क्लाइंट ने जो है सेंटर में फिगर को ड्रॉ किया है, टॉप बॉटम पे किया है, टॉप जो है वो बॉटम पे किया है, जो है वो हमारे पास बॉटम राइट पे किया है, किस साइड पे उसने जो है वो पिक्चर ड्रॉ की है, क्योंकि इससे भी काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें पता चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसने लाइन प्रेशर कितना डाला है, ठीक है, शेडिंग की है या नहीं, कितनी दफ़ा उसने पेज को रोटेट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पैनल इंटरप्रिटेशन भी हमारे डायग्नोसिस में हेल्प। अब फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट ऑफ फिगर की हम बात करते हैं, तो अगर हमारे क्लाइंट ने टॉप पे फिगर ड्रॉ किया, यानी कि पेज के टॉप पे मिड पे ड्रॉ की है, तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट क्लाइंट जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और उनमें ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगर उन्होंने बॉटम में ड्रॉ की है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास उनको उनकी पुअर सेल्फ एस्टीम है, उनकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स हैं, और वो इजीली दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। और अगर किसी ने सेंटर में ड्रॉ की है, तो सेंटर में अगर कोई फिगर ड्रॉ करता है, तो वो नॉर्मेलिटी को इंडिकेट करती है कि ये नॉर्मल पर्सन जो होते हैं वो सेंटर में ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर किसी ने स्लाइटली बिलो या अबव सेंटर से सेंटर ड्रॉ किया, तो इसका क्या मतलब है कि वो डे ड्रीमिंग में इन्वॉल्व हैं, और वो फैंटेसी की फीलिंग में इन्वॉल्व हैं। फिर अगर किसी ने एक्सट्रीमली लेफ्ट या एक्सट्रीमली राइट को फिगर को ड्रॉ कर दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि पर्सनैलिटी है जल्दी से ट्रिगर हो जाते हैं, कोई छोटी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं, और उनको रिलेशनशिप को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है। अब अगर किसी ने टॉप लेफ्ट पे ड्रॉ की है, तो उसकी नेचर जो है वो क्रिटिकल है। अगर किसी ने टॉप राइट पे ड्रॉ किया है, तो वो ग्रैंडियोसिटी, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो हाई हैं। किसी ने टॉप राइट पे ड्रॉ किया है, तो वो स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस प्रोन पर्सनैलिटी है। किसी ने बॉटम लेफ्ट पे ड्रॉ की है, तो इसका मतलब है कि वो सबमिसिवनेस है, और वो जो है उनका नेगेटिव व्यू है दूसरों के बारे में, ठीक है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, और वो ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड रहते हैं। तो ये तो था कि फिगर की अलाइनमेंट और प्लेसमेंट पे हम कैसे जो है वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। फिर लाइन प्रेशर्स जो होती हैं, अगर तो आपने बहुत ज़्यादा क्लाइंट ने डार्क और लाइट लाइंस को ड्रॉ किया है, तो इसका क्या मतलब है कि उनका पुअर ईगो
कंट्रोल है और उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, ठीक है। और लाइट लाइंस जो हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं कि ये पर्सन की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लो सेल्फ स्टीम है और सबमिसिवनेस नेचर के हैं। अगर ट्रिमर्स, अगर आपको जो है वो नॉन वर्बल क्यूज भी साथ में नोट करने होते हैं। अगर आपका पेशेंट ये ड्राइंग्स ड्रॉ करते हुए, पिक्चर्स ड्रॉ करते हुए आपने नोट करना है कि उनके हैंड में ट्रिमर्स तो नहीं है। अगर आप नोट कर रहे हैं कि उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके हाथ में ट्रिमर्स हैं ये ड्राइंग्स ड्रॉ करते हुए, तो इसका क्या मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ठीक है, या फिर वो ड्रग एडिक्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। फिर ब्रोकन लाइंस का क्या मतलब होता है कि इनको, अगर किसी ने ब्रोकन लाइंस ड्रॉ की हैं तो इसका मतलब है कि उनको एंजाइटी है और वो उनकी लाइफ में कोई ट्रोमेटिक इवेंट हुआ है, कोई ट्रोमा रिलेटेड उनकी लाइफ है। फिर अगर शेडिंग करते हैं तो हमारे पास डार्क या ओवर शेड करते हैं, ओवर यूज करते हैं शेडिंग का, अननेसेसरी शेडिंग करते हैं, इसका मतलब है कि इस पर्सन को एंजाइटी। और रोटेशन क्या होता है कि हमारे पास जो अगर किसी पर्सन का साइकोलॉजिकल इशू है ना, यानी कि वो साइकोलॉजिकल इशू के साथ आया है, वो जो है वो पेज को रोटेट नहीं करेगा। लेकिन किसी का जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से राइज हुआ है कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हुई है, उसको कोई बायोलॉजिकल कॉज है उसके इशू की, तो वो फिर बार बार अपने जो पेज है उसको रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी कुछ सरफेस फीचर्स पे बेसिक हमारे पास इंटरप्रिटेशन। अब हम स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम हाउस का देखते हैं कि हाउस में और उसके जो वो ड्रॉ करते हैं उसमें एस्पेक्ट्स, वो उनकी कैसे पर्सनैलिटी ट्रेड्स को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, क्या उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमारे पास जो जो एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है ना, एस्पेक्ट ऑफ द हाउस, वो क्या होता है कि या तो जो एक इंडिविजुअल हाउस ड्रॉ करता है वो जो है वो उसके लिए हाउस जो है वो एक अच्छी नर्चरिंग प्लेस होती है, ठीक है। और वो नॉर्मल साइज का ड्रॉ करेगा और नॉर्मल डिटेल्स ड्रॉ करेगा, ठीक है। अननेसेसरी कोई डिटेल्स या अननेसेसरी जो है वो एबनॉर्मल साइज का हाउस ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो उसकी लाइफ अच्छी गुजरी है, वो हाउस उसके लिए एक सुकून, एक नर्चरिंग प्लेस होता है, ठीक है। अब क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हाउस भी ड्रॉ कर सकता है। और क्लाइंट जो अगर जो बहुत ज़्यादा छोटा हाउस ड्रॉ करता है तो इसका क्या मतलब है कि क्लाइंट जो है वो मे बी अपनी फैमिली को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब अच्छा भी, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ड्रॉ कर सकता है, मतलब कि वो उससे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होता है, वो उसके लिए एक अच्छा था, बहुत ज़्यादा सब कुछ भारी होता है, ठीक है। तो ये उसके साइज पे डिपेंड करता है। हमारे आगे आता है लाइंस और, यानी कि एक क्लाइंट हमारे जो हाउस में लाइंस और उसको ड्रॉ करेंगे हमारे पास वॉल्स को, तो वो उनकी बाउंड्रीज और उनकी स्ट्रेंथ ऑफ ईगोस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से उनकी लाइफ में बाउंड्रियां, उन्होंने बाउंड्रीज किस तरह से सेट की हुई हैं और उनकी ईगो स्ट्रेंथ कितनी है, क्या ईगो उनकी पुअर है या उनकी स्ट्रॉन्ग ईगो स्ट्रेंथ है। तो ये हमें लाइंस और वॉल से पता चलता है, ठीक है। अब अगर वीक लाइंस ड्रॉ की हुई है उन्होंने हाउस की, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि उनकी ईगो में वीकनेस है। और अगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग लाइंस ड्रॉ की हुई हैं तो उसका क्या मतलब है कि उनको एंजाइटी के साथ उनको उनसे गुजर रहे हैं। और वो फिर जो है वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई प्रोटेक्ट करें, उन्हें जो है वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर हमारे पास जो रूफ आ जाता है, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रूफ कैसा क्लाइंट ने ड्रॉ किया है। तो रूफ हमारे पास जो सिंबलाइज करता है वो एक फैंटेसी लाइफ को सिंबलाइज करता है। अब अगर हमारे पास उन्होंने एक एक्स्ट्रा अटेंशन दिया रूफ को, बहुत ज़्यादा उस पर वर्क किया है, तो इसका क्या मतलब है कि उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है। उन्होंने एक फैंटेसी लाइफ की तरफ, इंडेंटेशन की तरफ उन्होंने जो है वो एक अटेंशन पे कर दी है। और अगर उन्होंने इनकम्प्लीट एक टाइनी सा, एक बर्निंग सा रूफ ड्रॉ किया है, उसका क्या मतलब है कि एक की जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि उन्हें ओवर प्रॉब्लम अवॉइडेंस करना चाहते हैं, ओवर प्रॉब्लम से, और हमारे पास जो फ्राइटिंग पर्सनैलिटी है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, ये उनके अवॉइडेंस को इंडिकेट करता है। फिर हमारे पास
जैसे हमें पता है कि जो हमारे विंडोज़, डोर्स या साइड वॉक्स, ये सारे जो वेज़ होते हैं, ये अलाउ करते हैं दूसरों को कि वो हमारे हाउस में आ सकें या हमारे हाउस में देख सकें। तो इसीलिए हम फिर विंडोज़, डोर्स और ये जो सारी साइड वॉक्स होती हैं, उनको रिलेट करते हैं ओपननेस से। ठीक है, एक एक क्लाइंट जो है वो ओपननेस है और वो विलिंग है कि वो दूसरों से इंटरेक्ट करे, सोशलाइज्ड है और वो जो है वो आइडियाज़ जो उसके एनवायरनमेंट के बारे में वो उनसे भी इंटरेक्ट करता है और ओपन है। ठीक है, अब जो हमारे पास शेड्स, शटर्स या बार्स या कर्टन्स और लॉन्ग और जो वाइंडिंग साइड वॉक्स होते हैं, वो हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं, अनविलिंगनेस, कि ये पर्सन जो है वो अनविलिंगनेस है, ये अपने बारे में इतना जो है वो जो है वो रिवील नहीं कर सकता, दूसरों से वो शेयर नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बस वो किसी से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे और अपने आप में रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये अगर वो शेड्स या ड्रा करता है, कर्टन लगा देता है विंडो के से, ये इंडिकेट होता है। फिर हमारे पास विंडोज़ और डोर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओपननेस को शो करते हैं। ठीक है, और विलिंगनेस होती है कि हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ, अपने दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें, सोशलाइज्ड हों। ठीक है, अब स्मॉल विंडोज़ और डोर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं कि ये पर्सन जो है वो शाय है, विथड्रॉल करना चाहता है दूसरों से और किसी से इतना मिलना-जुलना नहीं चाहता। और अगर ओपन डोर्स और विंडोज़ बनाए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये शो कर रहा है कि इसको ये कॉन्टैक्ट करना चाहता है, दूसरों के साथ मिलना चाहता है, उनके साथ इंटरैक्ट करना चाहता है। फिर हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा लार्ज विंडोज़ बनाई हैं बाथरूम में, तो इसका क्या मतलब है कि ये एग्ज़िबिनिशियस इनकी डिज़ायर है, इनकी पर्सनैलिटी जो है वो एग्ज़िबिशियस है, ये दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी शो करके, ये अच्छा रेडी होके और शो करके दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ। और अगर आपकी जो है वो एब्सेंस है विंडोज़ का, ठीक है, और सिमिलर अदर फीचर्स जैसे लार्ज हैंड्स, एब्सेंस ऑफ फीट या एक्सट्रीमली लार्ज ज्योमेट्रिक फिगर्स जो हैं, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने विंडो को भी नहीं बनाया और आपने दूसरे फिर जो है वो पर्सन में लार्ज हैंड बना दिए या उनको भी नहीं बनाया, उनको एब्सेंट कर दिया, फीट नहीं बनाए या जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज ज्योमेट्रिक फिगर्स बना दिए, तो इसका क्या मतलब है कि इस चाइल्ड के साथ, इस पर्सन के साथ कहीं न कहीं अब्यूज़ हुआ है। ठीक है? फिर हमारे पास चिमनी आ जाती है। चिमनी क्या हमारे पास बताती है कि ये पर्सन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, वार्मथ है, इसमें वार्मनेस की फीलिंग है, ठीक है, और इसमें पावर भी है और मस्कुलैरिटी जो वो फ़ील करता है उसमें वो है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास चिमनी नहीं बनाई तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल है इसकी पर्सनैलिटी में पैसिव है, ठीक है, पैसिवनेस बहुत ज़्यादा है, ये एक्टिव नहीं है और इसमें साइकोलॉजिकल वार्मथ पर्सन के हाउस में नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर उसमें चिमनी में से नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्मोक कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो उसका होम जो है वो अच्छा है और उसकी वेल वार्मथ को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर एक्सेसिव जो स्मोक निकल रही है तो उसका क्या मतलब है कि उसमें जो है वो इनर टेंशन है, वो उसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो किसी ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम में उसकी लाइफ जो ट्रॉमेटिक चल रही है और उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास के पर्सन होते हैं ना, वो अपना हाउस जो है वो इनसाइड से बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, यानी कि वो अपनी इनसाइड जो हाउस के फीचर्स होते हैं जैसे विंडोज़ होगी, हर तरह का ओवर डिटेलिंग होगी, अपना ड्राइंग रूम उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें सेटिंग की हुई है, जो है सोफ़ाज़ की, या डाइनिंग रूम दिखाया हुआ है, तो जो ओवर डिटेलिंग होती है ना बहुत ज़्यादा इनर दिखाना इनसाइड से अपने हाउस को, तो वो जो साइकोसिस पर्सन होते हैं ना, जिनको कोई साइकोसिस जो है वो से गुजर रहे होते हैं, उनको शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर वगैरह इस तरह के डिसऑर्डर से, तो वो ये शो बनाते। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है, जो साइकोटिक होते हैं ना, वो ग्राउंड लाइंस को बहुत ज़्यादा जो है वो शो करते हैं
और उनका क्लियर विजन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उनके जो इनसाइड सोल्स का होता है ना, उनमें क्लियर विजन होते हैं, ठीक है। जो वो बिलीव करते हैं कि उनके जो थॉट माइंड हैं वो ओपन है और उसको सब देख सकते हैं। और उन्होंने एक स्ट्रेंज एंगल्स बनाए होते हैं, जैसे उनकी थॉट प्रोसेस उस टाइम पे स्ट्रेंज हुआ होता है, टेंग हुआ होता है। इसी तरह उन्होंने जो है वो स्ट्रेंज एंगल्स बनाए होते हैं। और हाउस का जो वर्ड्स होता है वो जो क्लैप्स होती है, बहुत ज़्यादा आपस में क्लैप्स कर रही हैं, तो वो उनकी जैसे ईगो जो है वो पुअर कंट्रोल हुआ हुआ होता है, उसने क्लैप्स किया होता है, वैसे ही उनके हाउस में वो नज़र आ रही होती है चीज़ों का। फिर हमारे पास जो जैसे कार्स होते हैं, कार्स का क्या मतलब होता है, ये साइंस होते हैं कि विजिटर हमारे हाउस में आ सकते हैं और लोग जो हैं वो घर में आ रहे हैं और घर को छोड़ के जा रहे हैं। और लाइट्स जो होती हैं, इसका क्या साइन होता है कि हम जो है वो विजिटर्स को वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। और ओपन डोर्स और विंडोज जो है, उसका क्या मतलब होता है कि इसकी इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग नीड है कि ये दूसरों के साथ इंगेज हो। और बिग बिग विंडोज, जैसे पहले भी मेंशन किया गया कि अगर बाथरूम में बहुत ज़्यादा हैं तो उसका मतलब है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी, इस पर्सन की जो डिज़ायर्स हैं वो एग्जिबिशनिस्ट है। फिर हमारे पास जो है वो पाथवेज आ जाते हैं। पाथवेज या साइड वॉक्स, विंडोज, ये सारा ओपननेस को शो करते हैं। तो अगर उन्होंने वाइड और डायरेक्टली डोर की तरफ लीड कर रही हैं वो पाथवेज, तो इसका क्या मतलब है कि इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइंट की ओपननेस है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और एक्सेसिबिलिटी को, क्लाइंट जो है वो ओपन है, एक्सेसिबल है, उसको इंडिकेट कर रहा है। नहीं बनाए, एब्सेंस है, तो इसका क्या मतलब है कि क्लाइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइंट जो है वो अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करना चाहता, वो रिमूव्ड रहना चाहता है, और वो जो है वो क्लोज रहना चाहता है और लोगों से डिस्टेंट रहना चाहता है। और अगर बहुत ज़्यादा जो एक वाइट मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो को रिफ्लेक्ट कर रहा है इनिशियली उसके साथ, लेकिन अब जो है वो लेटर जो है वो वार्म अप होना चाहता है और एक्सेसिबल होना चाहता है। इनिशियली तो वो अकेला रहना चाहता है, लेकिन फिर वो चाहता है कि उसके साथ कोई आए, वो एक्सेसिबल हों, ठीक है, वो लोगों के साथ एक्सेसिबल हो ताकि लोग जो है वो उसके साथ अच्छे तरीके से रहें और वो एक वार्म अप फील करे। फिर हमारे पास जो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर उसने वाइट पार्ट्स बना दिए हैं, तो वो क्या शो करते हैं कि इनिशियली जो है वो फ्रेंडलेस के उसको सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन लेटर जो है वो इसमें तो बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको फ्रेंड लाइन्स को वो रहना चाहता हूँ, मैं दूसरों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन लेटर जो है वो बिल्कुल डिस्टेंट होना चाहता है। और अगर फेंसेस ड्रॉ किए हैं तो उसको जो है वो डिफेंसेस को इंडिकेट करता है कि ये जो डिफेंसिवनेस है वो इसकी डिफेंसिवनेस की पर्सनैलिटी है, उसको इंडिकेट करता है। फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो हाउस इंटरप्रिटेशन, उसके हर जो फीचर है, हर डिटेलिंग के लिहाज से उसकी इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्री आता है। अब ट्री में अगर किसी ने अगर आपका किसी का हाउस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, फिर हम जो है वो ट्री की तरफ मूव करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, अगर हम एक पर्सन को 3 पेपर्स दे रहे हैं लेकिन वो फिर भी एक ही पेपर पे हमें तीनों के तीनों हाउस भी, पर्सन और ट्री तीनों एक पेपर पर ड्रॉ करके दे रहा है, तो उसके उससे फिर इंटरप्रिटेशन में कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं, आपने ना पहले उसको जो है ना वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना हम एडमिनिस्टर करने से पहले, तो उसमें जी। आपने ना खास तौर पे ये जो है इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने जो है ना वो अलग अलग पेज पे ड्रॉ करनी है। और जब वो एक हाउस ड्रॉ कर लेंगे ना, तो वो आपने पेपर पेंसिल उनसे ले लेना और फिर आपको इंक्वायरी क्वेश्चन करने होते हैं, वो मैं आपको एंड पे सारे क्वेश्चन बताऊंगी। वो फिर आप उनसे वो करते हो जो आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं और आपके डायग्नोसिस में जो है वो फिर आपको
हेल्प आउट करते हैं, आपके डायग्नोसिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप ऐसी क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको पहले ही दे देते हो और एक फिगर ड्रॉ कर लेते हो, आप उनको स्टॉप करते हो। ओके ओके, थैंक ये हमने ना लाइक एक ही सेपरेट उस पे ड्रॉ करने होते हैं। और अगर कोई पेशेंट करना भी चाह रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो एक ही पे ना चीज़ें कर रहा है, उसकी कंजर्वेटिव पर्सनैलिटी है, वो अलहदा उस पे पेजेस यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन हमने उसको रोकना। और एक एक ड्राइंग को जब वो ड्रॉ कर लेता है तो फिर हम उससे कुछ इंक्वायरी क्वेश्चन करते हैं जो हमें मज़ीद हेल्प आउट करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को असेस करने में। अच्छा, फिर हमारे पास एज ऑफ ट्री जो है। अब अगर तो हम जैसे इंक्वायरी क्वेश्चन में आपको बताऊंगी तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आपके नज़दीक ये ट्री किस एज का है, यंग एज का है या फिर आपने कोई ओल्ड ट्री ड्रॉ किया है, और उस ट्री के साथ जो उसके फीचर्स होते हैं वो भी हमारे पास इंडिकेट कर देते हैं कि ये ओल्ड ट्री है या यंग ट्री है। तो ये जो एज ऑफ ट्री होती है ये एक जो साइकोलॉजिकल एज होती है ना पर्सन की, जो वो साइकोलॉजिकली अपने आप को फील करता है जिस लेवल पे, तो वो जो एज होती है ट्री की वो रिफ्लेक्ट करती है। वो हमारे पास उससे हमें एक जनरल इंडेक्स मिल जाता है। फिर विंटर ट्रीज जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि क्लाइंट जो है वो फील कर रहा है एक्सपोज्ड और वो दूसरों से इम्प्रेस होता है, यानी कि वो फील कर रहा है कि वो एक्सपोज्ड है, वो दूसरों स्टोर है। और डेड ट्री क्या इंडिकेट करता है कि ये जो पर्सन है, हमारा जो क्लाइंट है, इसमें कोई जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसको पुश कर रही है, उसको जो है वो हार्श कर रही है, वो उस अपने आप को पावरलेसनेस फील कर रहा है, और कोई दूसरा इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस है जो उसकी पर्सनैलिटी पे आ रहा है। ठीक है, इसने पाम ड्रॉ किया है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पर्सन है ये इसकी जो नेचर है वो एडवेंचरस है और डिफेंसिव है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है पाइन ट्री। अगर किसी ने पाइन ट्री ड्रॉ किया है तो उसका क्या मतलब है कि ये पर्सन गोल ओरिएंटेड है और ये अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहता और ये अपनी इमोशंस को भी ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा। अब किसी ने अगर एब्स्ट्रैक्ट का कोई ट्री ड्रॉ किया है तो उसका क्या मतलब है कि ये रियलिस्टिक ट्री है और इस की जो है वो अपने अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कनिंग नहीं कर रहा, और ये जो है वो अवॉइड कर रहा है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, यानी कि ये अपनी जो कन्फ्रंटेशन करना है प्रॉब्लम से या कोई भी जो उसके इश्यूज हैं उनसे वो अवॉइड कर रहा है। फिर अगर किसी ने बार्क ड्रॉ की है तो इसका क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि एंजाइटी है, इसको ज़्यादा जो है इस पर्सन को एंजाइटी के फेज से गुजर रहा है, उसकी एंजाइटी इंडिकेट होती है। और जब वो एक ट्रंक को हेवनली ड्रॉ करता है, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रंक ड्रॉ करते हैं तो फिर हमें उनकी जो है वो एंजाइटी इंडिकेट होती है। अगर उन्होंने केयरफुली ड्रॉ किया है उसको बार को तो इसका क्या मतलब है कि वो रिजिड उनकी पर्सनैलिटी है और कंपल्सिव उनकी पर्सनैलिटी है। अब जो फैंटेसी लाइक ट्री है तो उसका क्या मतलब होता है कि उनकी जो परसेप्शन है वर्ल्ड के बारे में वो डिस्टर्ब हुई हुई है और उनकी जो थॉट्स हैं वो अनरियलिस्टिक है, रियलिटी बेस्ड थॉट्स नहीं है। अगर ट्री जो है वो स्प्लिट किया गया मिडल से तो उसका क्या मतलब है कि उनको किसी किस्म की जो है वो सीरियस जो मेंटल इलनेस है वो है, और वो उनकी इंडिकेट होती है जब वो अपने ट्री को स्प्लिट कर देते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, अगर उन्होंने ट्रंक ट्रंक क्या जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रंक जो है वो एक सेंस ऑफ सेल्फ, इनर स्ट्रेंथ या फिर ईगो को रिप्रेजेंट करता है। अगर उन्होंने स्मॉल ट्रंक ड्रॉ कर दी है तो इसका क्या मतलब है कि उनका जो ईगो स्ट्रेंथ है, ईगो कंट्रोल है, वो लिमिटेड है। अगर उन्होंने कोई फैंट स्केची लाइंस ड्रॉ की हैं उसमें तो इसका क्या मतलब है कि वो उनकी पैसिव पर्सनैलिटी है और इनसिक्योरिटी इंडिकेट करता है। और लार्ज ट्रंक ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है कि उनका जो ईगो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, उनको अपनी ईगो पे कंट्रोल है। और अगर थिन जो है वो ट्रंक ड्रॉ किया है तो उसका क्या मतलब है कि वो मैल एडजस्टमेंट के इश्यूज को फेस कर रहे हैं। फिर हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं।
अब अगर उन्होंने लिम्स टाइप की ब्रांचेस ड्रॉ की हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो लिम्स होती हैं ये उनका इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको शो करती हैं, और उनके पास कितनी रिसोर्सेज हैं उसको शो करती हैं, और उनकी कितनी ग्रोथ है, पर्सन ग्रोथ कितनी है वो शो करती हैं। अब अगर उन्होंने मूविंग लिम्स ड्रॉ की हैं, तो इसका क्या मतलब है, अपवर्ड साइड की तरफ मूविंग लिम्स ड्रॉ की हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये पर्सन जो है वो एक एम्बिगुअस है, इनमें लाइक कोई एम्बिगुअसनेस नहीं है, ठीक है, और ये क्लियरली अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको कैप्चर कर रहे हैं और उसको एक्वायर कर रहे हैं, और इसमें कोई भी किसी किस्म की एम्बिगुइटी इनकी पर्सनैलिटी में नहीं है, क्लियर है और क्लियरली अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्वायर और कैप्चर कर रहे हैं। अगर उन्होंने जो है वो लिम्स मूविंग ड्रॉ की है डाउनवर्ड की साइड की तरफ, तो इसका क्या मतलब है कि इनमें जो एनर्जी का लेवल है वो लो है। फिर हम अगर नेक्स्ट देखें तो कट ब्रांचेस आती हैं। करंट कट ब्रांचेस का क्या मतलब है कि इनमें जो है वो ट्रोमाटाइज्ड हैं, कोई सेंस ऑफ बीइंग ट्रोमाटाइज है, किसी किस्म का कोई भी ट्रोमा है। अगर डेड ब्रांचेस ड्रॉ की हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उनकी होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है और वो अपनी अटेंशन को अपनी जो इन्वायरमेंट है उससे नहीं हटा रहे, उसको जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर उन्होंने स्मॉल न्यू किस्म की ब्रांचेस ड्रॉ की हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इनमें साइकोलॉजिकल इमेच्योरिटी है और इनकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो न्यूली हो रही है। फिर अगर उन्होंने क्लाउड शेप ब्रांचेस ड्रॉ की हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी पर्सनैलिटी में एग्रेसिवनेस है, उनकी एग्रेसिवनेस शो हो रही है। फिर हमारे पास अगर एक है नोट है कि अगर ट्री हाउस जो है वो हमारे पास ड्रॉन हुए ब्रांचेस में, और पर्सन जो है वो माइट भी एक्सप्रेस कर रहा है कि वो एस्केप करना चाहता है अपनी थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट से, ठीक है। यानी कि अगर उसने ब्रांचेस में अपना ट्री और हाउस ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो उसको नीड है कि वो अब एस्केप करे, उसको अपनी एनवायरनमेंट थ्रेटनिंग लग रही है। और लीव्स क्या इंडिकेट करते हैं, ये हमारे पास इंडिकेट करते हैं कि ये पर्सन जो है वो एफर्ट पुट कर रहा है ताकि जो है वो सक्सेसफुल हो सके, सक्सेसफुल होने के लिए अपनी एफर्ट्स को पुट कर रहा है। ग्रोइंग लीव्स का क्या मतलब होता है कि ये जो है वो सन की तरफ रीच आउट कर रहे हैं और फूड और जो है वो वाटर लेना चाह रहे हैं, उसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। और पॉइंटी लीव्स का मतलब होता है कि ये जो इंडिविजुअल है एग्रेसिव हैं और एग्रेशन को शो करते हैं। अब अगर उन्होंने लीव्स को एक्स्ट्रा डिटेल दी है और उसको एक्स्ट्रा अटेंशन पे की है, तो इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में ओसीडी की टेंडेंसीज हैं। फिर रूट्स आ जाती हैं। रूट्स में अगर उन्होंने रूट्स क्या शो करती हैं कि ये जो रियलिटी टेस्टिंग और ओरिएंटेशन होती है ना, रूट्स को उनसे रिलेट किया जाता है। रूट्स जो होती हैं वो इस चीज़ को रियलिटी टेस्टिंग ओरिएंटेशन को जो है वो इंडिकेट करती हैं। अगर उन्होंने कोई भी रूट्स नहीं ड्रॉ की, तो इसका क्या मतलब है कि उनका रियलिटी से कोई टच नहीं है, वो ग्राउंडेड रहना चाहते हैं और उनको इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स है। और अगर उन्होंने रूट्स को ओवर एम्फसाइज कर दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि वो उनमें फीलिंग्स आ रही हैं कि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं और एम्प्टीनेस की फीलिंग आ रही है, उनको की ज़रूरत है और वो डिसअपियर होना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास जो है वो ये तो रूट्स तक होगी। अब अगर कोई अदर डिटेल्स है, अगर उन्होंने क्रिसमस का ट्री ड्रॉ किया है, ठीक है, जैसे क्रिसमस ट्रीज होते हैं, अगर उन्होंने ऐसा ड्रॉ किया है और अब क्रिसमस का जो है वो सीजन ओवर हो गया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी क्रिसमस ट्री ड्रॉ किया है, तो इसका क्या मतलब होता है कि उनमें रिग्रेसिव टेंडेंसीज है। इसका क्या मतलब है कि वो जो अपने उसमें हॉलीडेज हैं या उनका फैमिली के साथ टाइम है, वो उसके बारे में सोच रहे हैं और वो उसको सोच के जो है वो बेटर फील कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो गुड टाइम था वो जो है उनको बेटर फीलिंग की तरफ लेके जा रहा है, वो उसको सोच के बेटर फील करते हैं। और अगर एक नॉट्स या ट्विस्ट एंड वुड लाइक, तो उसका क्या मतलब है कि इनका जो इन इंडिविजुअल का जो एक ईगो का सम पार्ट है वो ट्विस्टेड है कुछ इश्यूज के अराउंड। ये था हमारे पास ट्री।
ट्री जो है उसकी डिटेलिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर आपका ट्री रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम लास्ट जो है वो पर्सन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो लास्ट जो है वो पर्सन आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पर्सन की डिटेलिंग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या इंडिकेट करती है। अच्छा, अब जो हमारे पास पर्सन होते हैं ना, पर्सन की जो ड्राइंग है वो एक जो इंडिविजुअल की सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो होती है। ठीक है, यानी कि जो वो पर्सन ड्रॉ करेगा तो इसका क्या मतलब है कि वो डायरेक्टली अपने सेल्फ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हेड होता है, हेड को हम जो है वो एसोसिएट करते हैं ईगो फंक्शनिंग के साथ। ठीक है, अब अगर डिसप्रोपोर्शनली लार्ज हेड ड्रॉ कर दिया है तो इसका क्या मतलब है कि इन पर्सन में, ये हमारे क्लाइंट में जो है वो ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग्स हैं और उनका जो इंटेलेक्चुअल ईगो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ओड शेप हेड ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है कि वो जो है वो उनमें साइकोटिक की फीलिंग्स हैं। और अगर स्मॉल हेड ड्रॉ किया है तो वो उनकी जो इनएडिक्वेट, इंफीरियर, इंटेलेक्चुअली फीलिंग्स होती हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है हेयर। हेयर को हमेशा जो है वो सेक्सुअल फीलिंग्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। अगर किसी पर्सन ने जो है वो हेयर्स पे ओवर एम्फोसाइज कर दिया है तो इसका क्या मतलब है कि उनकी जो है वो सेक्सुअल प्रीऑक्यूपेशनल है और उनकी सेक्सुअल इनएडिक्वेसी की तरफ कंपल्सिव फीलिंग्स है। अब ये तो था हमारे पास हेयर्स का और हमारे पास हेड का। अब हम फेशियल फीचर्स की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास आईज, नोज वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आईज है। अब अगर किसी पर्सन ने आईज ड्रॉ नहीं की, ओमिट कर दी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, वो किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। तो ओमिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, ओमिशन ऑफ आईज का मतलब है कि वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को इंडिकेट कर रहा है। फिर क्लोज्ड आईज है। क्लोज्ड आइज जो है वो क्या इंडिकेट करती हैं कि इन हमारे क्लाइंट की, इस इंडिविजुअल की डिज़ायर है कि वो जो है वो अवॉइड करे वर्ल्ड को, यानी कि वो वर्ल्ड में को परसीव ही नहीं करना चाहता, ना किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो परसीव करना चाह रहे हैं। लार्ज आइज का क्या मतलब होता है कि इनमें अनयूजुअल विजुअल अलर्टनेस है, यानी कि यहाँ पे अगर वो लार्ज आइज ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो है वो अपने आप को विजुअली अलर्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास विजुअल सिम्टम्स को इंडिकेट करता है। और अगर डॉटेड आइज बनाई हैं तो इसका क्या मतलब है कि इनका नैरो माइंडेड है। ये क्लोज्ड और नैरो माइंडेड क्या है। नोज जो है ये हमारे पास अगेन जो है ये सिंबल ऑफ सेक्स होता है। और अगर ओवर एम्फसाइज किया है नोज पे तो इसका मतलब है कि वो अपने सेक्सुअल फीचर्स को शो कर रहे हैं और उनको जो है वो सेक्सुअल डिफिकल्टी है। फिर ईयर्स की बात आ जाती है। अगर तो ये ईयर्स ओमिटेड है, नहीं मेंशन किए, तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, नॉर्मल पर्सनैलिटी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको पर्सनैलिटी नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो वो ईयर्स ड्रॉ नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने ईयर्स ड्रॉ की हैं और वो लार्ज ड्रॉ की हैं तो इसका क्या मतलब है कि इनमें जो है वो हैंडीकैप्ड की टेंडेंसीज हैं और इनकी पैरानॉइड पर्सनैलिटी है। फिर अगर किसी ने माउथ ड्रॉ किया, ठीक है, माउथ क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, तो माउथ का जैसे फ्रॉड की ओरल स्टेज है, माउथ से इसका क्या इंडिकेट होती है कि हम कैसे अपनी नीड्स को जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, हमारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो भी नहीं रही हैं या नहीं हो रही। तो अगर किसी ने बिग या ओपन माउथ ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है कि उनकी नीडीनेस को शो करता है। ठीक है, अगर किसी ने क्लोज टाइट माउथ जो है वो ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है कि उनमें पैसिव अग्रेसिव टेंडेंसीज और उनकी डिनाइल ऑफ नीड्स है, यानी कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही और वो वहाँ पे शो हो रही हैं। और अगर उन्हें इमिटेड माउथ है, उन्होंने माउथ को ड्रॉ ही नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उनकी जो है वो
ओमिटेड माउथ का मतलब है कि उनको गिल्ट है किसी किस्म का और वो इनसिक्योरिटीज हैं, उन्हें उनको इनसिक्योरिटीज की फीलिंग्स हैं और उनको गिल्ट है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं टीथ की तरफ। अब अगर तो टीथ अपेयर हैं, वो अपेयरनेस शो हो रही है, तो टीथ अपेयर्स क्या शो करते हैं कि इनफेंटाइल एग्रेशन है, उनके एग्रेशन को शो करते हैं। अब किसी ने सिंगल लाइन टीथ ड्रॉ किया है तो वो उसकी टेंशन और उसका रिप्रेस्ड एग्रेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा टेंशन है और उन्होंने अपने एग्रेशन को रिप्रेस्ड किया हुआ है। अगर उन्होंने अब जो हमारे एब्डोमिनल एरियाज होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, उनको कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है उनको, या फिर उनको किसी किस्म की जो है वो रिटोरिएशन है या फिर साइकोटिक टेंडेंसीज हैं। तो एब्डोमिनल एरियाज जो है वो इन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। फिर आर्म्स आ जाती हैं। आर्म्स हमारे पास क्या इंडिकेट करती हैं, ये पर्सन की अटैचमेंट को उसकी इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंडिकेट करती हैं। और हैंड्स जो हैं वो जैसे वो हमारी इन्वायरमेंट हमें अफेक्ट कर रही है जिस वे में, उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। अब किसी ने ओपन आर्म्स ड्रॉ की हैं, इसका क्या मतलब है कि ये पर्सन जो है वो विलिंग है कि वो दूसरों के साथ इंगेज हो, ठीक है। अगर उसकी डिसकनेक्टेड आर्म्स हैं तो वो उसकी पावरलेसनेस को जो है वो शो करती हैं। फिर हमारे पास जो क्लोज्ड आर्म है वो डिफेंसिवनेस को इंडिकेट करती हैं। और अगर किसी ने बाल्ड फिस्ट या हमारे पास फिंगर पॉइंटेड बनाई है तो वो उनके एग्रेशन को शो करता है। अब किसी ने अगर क्लोव या हिडन हैंड्स बनाए हैं तो वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी टेंडेंसीज और एंजाइटी को इंडिकेट करते हैं। फिर हमारे पास लेग्स एंड फीट आ जाते हैं। अब फिर जो लेग्स और फीट्स हैं ये रूट्स जो ट्रीज होते हैं उनकी तरह के होते हैं, ठीक है, लाइक उनसे इनको कंपेयर किया जाता है। और जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन ग्राउंडिंग है, ठीक है। और ये जो है वो अगर पावर्ड है, मतलब इन ज़्यादा जो है वो पावर्ड फील कर रहे हैं। और अगर जो है वो हमारे पास इनको थिंकिंग है कि अगर हम कट कर दें नी से तो मतलब कि इसका मतलब है कि इनको ऑटोनमी लॉस हो गया, ठीक है। इनकी जो है वो इनको इनकी किस्म किस्म की कोई ऑटोनमी थी जो लॉस हो गया, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर स्मॉल फीट हमारे पास नीड्स फॉर सिक्योरिटी इंडिकेट करते हैं कि इस पर्सन को जब सिक्योरिटी की ज़रूरत है। बिग फीट का मतलब होता है वो क्या इंडिकेट करते हैं कि इनको है फेयर है कि किसी चीज़ को लूज ना कर दें और इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। एब्सेंस ऑफ फीट जो होते हैं ये शो करते हैं कि इस पर्सन इस चाइल्ड के साथ इस इंडिविजुअल के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई अब्यूज़ हुआ है तो वो अब्यूज़ को शो करते हैं। अब हमारे पास जेनिटल्स आ जाते हैं। अगर किसी ने ब्रेस्ट या सेल्डम ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है कि वो सेक्सुअली डिस्कम्फर्ट है, वो उनकी जो सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट है उसको इंडिकेट करते हैं। अगर उन्होंने इस पे ब्रेस्ट पे ओवर एम्फसाइज किया है तो वो जो है वो जो फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शो करते हैं। अगर किसी ने मेल ऑर्गन्स पे ओवर एम्फसाइज किया है तो वो सेक्सुअल टेंडेंसीज को इंडिकेट करते हैं। अगर वहाँ पे क्लॉथिंग की भी लुक है, उन्होंने प्रॉपर उसको जो है वो क्लॉथ वगैरह पहनाए हुए हैं, वो शो किया है, तो इसका मतलब है कि उनको जो है वो आर्टिस्टिक उनके स्किल्स हैं जो उनके शो हो रहे हैं वो इंडिकेट करते हैं। अगर किसी ने एक्सेसिव डिटेल्स हैं तो उनका मतलब है कि वो कंसिस्टेंटली किसी के साथ उनका वो जो है ऑब्वियसनेस है, ऑब्सेशन है और डील कर रहे हैं वो एंजाइटी के साथ। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास जो है वो मैच लुक डिटेल्स हैं तो वो इंडिकेट करती हैं लो एनर्जी और बॉडी डोम को और इंडिकेट करते हैं विल्ड्रॉल को। अगर उन्होंने न्यूडिटी या क्लॉथिंग को जो है वो ड्रॉ किया है तो हैम्बर 1965 में उन्होंने इस पे हाइपोथेसाइज किया था कि जो अंडर क्लॉथ होते हैं वो इंडिकेट करते हैं बॉडी नार्सिज्म को, और पॉसिबली पर्सन जो है वो सेल्फ ऑब्जॉर्व्ड है, शिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का टू सम पॉइंट, और ग्लोबल लेवल पे ये मैल एडजस्टमेंट रिलेटेड जो है वो साइंस होते हैं। फिर हमारे पास जो है वो
यहाँ पे ये पर्सन की जो है वो हमारे पास कंप्लीट होगी। अब जैसे मैंने आपको एक्सक्यूज मी स्टार्ट मैम। पे मेंशन। जी। मैम लास्ट स्लाइड नहीं शो हो रही आपकी। ये 10th स्लाइड नहीं शो हो रही। स्लाइड नंबर 32 पे आपकी स्टॉप हुई हुई है। अच्छा, अच्छा वो पर्सन वाली नहीं शो हुई। मैंने तो पर्सन कंप्लीट किया है। चलिए मैं दोबारा करती हूँ, आपने मुझे पहले नहीं मेंशन किया। मैं इसको दोबारा करती हूँ। आप शो हो रही है सर? जी मैम अब हो रही है, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, ये थी पर्सन वाली स्लाइड थी। तो ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, आपको शो नहीं हुई। तो ये एक ओवरव्यू ले लें स्लाइड का। ये आप जो पैकेज अवेल करेगा फिर उसको ये स्लाइड जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको कहा था कि ये पर्सन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो है वो कुछ इंक्वायरी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो हमारी डायग्नोसिस में हेल्प आउट करते हैं। हम अच्छा एक डायग्नोसिस बना सकें और इंटरप्रिटेशन में भी बेहतर तरीके से एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस करने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो जब हम हाउस ड्रॉ कर चुके होते हैं ना, उससे पर्सन से ड्रॉ करवा चुके होते हैं, तो फिर हम उनसे वो पेपर लेके कुछ इंक्वायरी क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल के हु लिव्स देयर, कि यहाँ पे कौन रहता है और क्या यहाँ पे जो रहते हैं इस हाउस में जो रहते हैं वो हैप्पी हैं या नहीं है, और कौन जो है वो इस घर के अंदर जा सकता है, और ये नाइट पे कैसा होता है, और क्या यहाँ पे जो है वो ज़्यादा विज़िटर आते हैं या नहीं, ठीक है? फिर जब हम ट्री ड्रॉ करवा चुके होते हैं, तो हम उनसे ट्री के बारे में इंक्वायरी क्वेश्चंस करते हैं कि ये किस चीज़ का ट्री है, ठीक है? इसकी एज क्या है, सीज़न कौन-सा है, और क्या किसी ने इस ट्री को कट डाउन करने की कोशिश की है, और इसके नियर बाय क्या चीज़ ग्रो हो सकती है, और क्या इसको इनफ शाइन मिल रही है, इस ट्री को जो है वो पानी कौन देता है, ठीक है? ये इंक्वायरी क्वेश्चन ट्री से रिलेटेड होते हैं। फिर पर्सन की टर्न आ जाती है, जब हम पर्सन की ड्राइंग जो है वो कंप्लीट करवा चुके अपने क्लाइंट से, तो हम पेपर पेंसिल ले लेते हैं। फिर हम पर्सन के बारे में जो है वो इंक्वायरी क्वेश्चन करते हैं कि ये पर्सन कौन है, कितना इसकी एज क्या है, और आप इसके बारे में क्या लाइक, इनकी डिसलाइकिंग क्या है और लाइकिंग क्या है, ठीक है? और इनकी कौन जो है वो कौन इनको देखता है, कौन लुक आउट करता है, और क्या किसी ने इनको हर्ट करने की कोशिश की है या नहीं। तो ये हमारे पास हर ड्राइंग के बाद जो है वो हम इंक्वायरी क्वेश्चन करते हैं, जो हमें जो है वो इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल ये हमारा यहाँ पे एचटीपी और डीएपी जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है? ये प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है जो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और कुछ इसके इंक्वायरी क्वेश्चंस हैं। आपको जर्नल और स्पेसिफिक दोनों इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है। उम्मीद है मुझे कि आप सबको जो है वो समझ आ गई होगी। अब आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपने इस क्लास से बहुत कुछ लर्न किया होगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।